जो टॉपिक है ना, दैट इज योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक्चुअली पहले जो था ना, इसमें आपका ह्यूमन आई एंड आईज डिफेक्ट भी था, लेकिन अब ह्यूमन आईज एंड आईज डिफेक्ट मैंने मेंस के सिलेबस में भी देखा है और एनसीईआरटी में भी है, तो गिवन तो है, लेकिन वो बोर्ड में अब नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से ह्यूमन आई एंड आई का डिफेक्ट जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। अल्टीमेटली पढ़ने का क्या फायदा जब कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसको अननेसरी उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो अब आपका सिर्फ जो है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही बच गया है ना, कि अब आपके जो पूरे के पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ना, इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक बच गया है, दैट इज योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो आज का जो जो आपका टॉपिक है दैट इज योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, है ना। तो नॉर्मली आपको दो ही तीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। एक तो आपका होता है बेसिकली आपका माइक्रोस्कोप, कंपाउंड एंड सिंपल दोनों, और दूसरे जो होते हैं आपके दैट इज योर टेलीस्कोप, है ना। तो एक आसान सा टॉपिक है, लेकिन अल्टीमेटली इसका थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो अगर वो स्ट्रक्चर आएगा तो आप इजिली इसको क्या करोगे, बेसिकली आपका सॉल्व कर लोगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, आप थोड़ा ध्यान रखना कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जो मेन पर्पस होता है ना, कि मेन पर्पस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट राइट इज यूज टू इंक्रीज विजुअल एंगल, इंक्रीज विजुअल एंगल, है ना। कि कभी भी आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज होगा ना, उसका मेन पर्पस होता है विजुअल एंगल इंक्रीज करने का, राइट। अब एक चीज वर्ड आ गया कि विजुअल एंगल होता क्या है ना। विजुअल एंगल वो एंगल है जो कोई भी ऑब्जेक्ट आई पे सबटेंड करता है। तो विजुअल एंगल जो होता है, एंगल विच ऑब्जेक्ट सबटेंड ऑन आई, सबटेंड ऑन आई, है ना। कि भाई मेन पर्पस वही है, हमेशा मैं पर्पस जरूर लिखता हूं कि इस पूरे चीज का पर्पस क्या है। तो पर्पस किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, उसका एक ही पर्पस है, टू इंक्रीज द विजुअल एंगल, है ना। और विजुअल एंगल होता है एंगल विच ऑब्जेक्ट सबटेंड ऑन आई, है ना। तो प्रॉब्लम ये, जैसे आप थोड़ा ध्यान दो, आई किसी भी चीज को सेंस करती है ना, वो एंगल से सेंस करती है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कोई इस तरह से ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपने इरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इसके साइज को इस ओ लोकेशन पे कोई आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ पे क्या है बेसिकली आपका कोई ऑब्जर्वर, है ना। कि इस जगह पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, तो अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके जो साइज होगा उसको ये एंगल से हमेशा सेंस करता है कि भाई ओ की लोकेशन पे ये कितना एंगल बना रहा है ना। उसी एंगल को हम विजुअल एंगल बोलते हैं। तो विजुअल एंगल का मतलब ये हो गया कि इसकी टिप यहाँ पे कितनी एंगल बढ़ा रही है ना। तो दिस एंगल इज नोन एज बेसिकली आपका विजुअल एंगल, है ना। इसी से इसका साइज डिटेक्ट होता है ना। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी आई ऑब्जर्वर की आई के पास आने लगे, तो विजुअल एंगल बढ़ जाएगा ना, तो उसको साइज बड़ा दिखता है। वो तो होता ही है कि जैसे कोई चीज पास आती है तो उसकी साइज बड़े दिखता है, और जब वो दूर जाती है तो उसका साइज क्या होता है, बेसिकली आपका छोटा दिखता है ना। तो वही चीज आ गई कि भाई इसको अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से पास ले आए, तो सेम हाइट के ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, है ना। कि सेम हाइट का ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका ज्यादा हो जाएगा। तो जब इसका विजुअल एंगल ज्यादा होगा, तो इसका बेसिकली साइज इसको बड़ा दिखेगा। तो जैसे जैसे पास आता जाएगा ना, जो ऑब्जर्वर जैसे जैसे पास आता जाएगा, इसका विजुअल एंगल बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन कितना पास आ सकता है ना, कि ऑब्जर्वर किसी ऑब्जर्वर के ऑब्जेक्ट कितना पास आप उसको आई के ला सकते हो। तो इसका आपको पता है क्या, कि कितने पास तक हम इसको ला सकते हैं, है ना। कि भाई कितने नियरेस्ट तक इसको ला सकते हैं हम आई के। देखो एक डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे आप लाओगे ना,
तो आपको फिर वो आई में स्ट्रेन पड़ने लगेगा और आपको ब्लर दिखने लगेगा। और वो जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कि सपोज आपका सेम ऑब्जेक्ट था, अगर आपने यहाँ पे ले लिया है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे अगर हम ले आए हैं तो विजुअल एंगल तो सबसे ज्यादा यहीं पे होगा, इससे हम पास नहीं ले जा सकते। तो ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज नोन एज अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैपिटल डी। यहाँ पे कैपिटल डी जो आ गया, दिस इज नोन एज ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, है ना। किसी भी हेल्दी आई के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो मतलब अगर आप 25 सेंटीमीटर पास जाओगे ना, तो आपको आईज में स्ट्रेन पड़ेगा और ब्लर दिखने लगेगा, है ना। इसको कई बार हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ, और इसको हम बोलते हैं कि दिस इज द नियर पॉइंट। भाई आईज में एकोमोडेशन की प्रॉपर्टी होती है ना, तो वो नॉर्मली जैसे जैसे ये इसके पास जाए या दूर जाए, तो एकोमोडेट करके उसकी रेटिना पे इमेज बनाते रहता है ना। कि सिलेरी मसल जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होके जो भी रेज आएंगी उसको रेटिना पे कन्वर्ट करके उसकी इमेज बनाते रहती है। लेकिन बेसिकली जब अगर ये 25 से कम में आएगा ना, तो बस सिलेरी मसल की अब कैपेसिटी खत्म हो जाती है, अब उसको रेटिना पे कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए आपको इमेज ब्लर दिखती है। तो जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही अगर हम दूर ले जाएं तो एंगल कम होता जाएगा, है ना। तो इसमें भी फार पॉइंट भी एक आ जाएगा कि फॉर एल्दी आई फार पॉइंट इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट कि मतलब आपकी जो सिलेरी मसल उसकी कैपेसिटी होती है कि इनफाइनाइट से लेकर 25 सेंटीमीटर तक वो आई के लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करके उसकी इमेज रेटिना बना सकता है। तो किसी भी हेल्दी आई के लिए अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है और नियर पॉइंट क्या होता है, इसलिए आपका कैपिटल डी होता है ना। तो वही चीज है कि अगर हम देखें कि मैक्सिमम विजुअल एंगल विथ नेकेड आई क्या होगा, कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मैक्सिमम विजुअल एंगल, है ना, विथ नेकेड आई, नेकेड आई, कि अगर कोई नेकेड आई है या कोई हम इसमें ग्लासेस वगैरह अगर हम नहीं यूज कर रहे हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, तो उससे मैक्सिमम विजुअल एंगल क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम विजुअल एंगल तब होगा व्हेन ऑब्जेक्ट राइट इज एट नियर पॉइंट। भाई विजुअल एंगल तभी तो मैक्सिमम होगा एज नियर पॉइंट, उससे तो पास हम ले ही नहीं जा सकते। तो मतलब जब ये डी पे होगा उस टाइम जो ये एंगल होगा ये मैक्सिमम होगा। इसको आप थीटा नोट ले लो, है ना। कि मैक्सिमम विजुअल एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, चलिए आपका थीटा नॉट हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट आपका नियर पॉइंट पे होगा। और उस मैक्सिमम विजुअल एंगल की जो वैल्यू होगी, कि इसकी अगर हम थीटा नॉट की वैल्यू ले लें, तो अगर इसकी हाइट एच है तो एच बाई डी हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो स्मॉल ही होते हैं, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट एच है और ये डी डिस्टेंस है, तो ये एच बाई डी क्या हो जाएगा, इसलिए आपका इसका मैक्सिमल विजुअल एंगल, है ना। मतलब इसका विजुअल एंगल हम इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करें। तो कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज नहीं करें तो ये आपका मैक्सिमम विजुअल एंगल आ गया, इससे ज्यादा आप इसको पास नहीं ला सकते, है ना। तो यही तो आपको बढ़ाना होता है कि हम ये सोच करना चाहते हैं कि इससे पास भी हम ले जाएं, है ना। तो भी मतलब पास ले जाएंगे तो विजुअल एंगल बढ़ता जाएगा, लेकिन पास ले जाने में प्रॉब्लम है कि इमेज सही नहीं बनेगी। तो कुछ हम ऐसा तरीका सोचते हैं कि विजुअल एंगल भी बढ़ा दें और आपको ब्लड भी नहीं दिखे, है ना। तो उसी के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का पर्पज ही होता है कि इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद विजुअल एंगल हम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो इसको पहले आप लिख लो, है ना। इसके बाद हम आते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के ऊपर।
है ना, ये आपका गया इससे। तो एच बाई डी हो गया। अब हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट पेज में मैं इसको बना देता हूँ, दिस इज द पेज नंबर 1। वी टॉक अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना, कि जो नेक्स्ट चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं वो डिस्कस द सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। फिर कंपाउंड पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिकली आपका माइक्रोस्कोप पे आ जाते हैं, है ना। तो पहला आ गया बेसिकली आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। तो ये है कि बहुत छोटी चीज को देखने में यूज होगा। भाई बहुत छोटी चीज के पास तो आप नहीं जा सकते ना बहुत ज्यादा, है ना। तो लेकिन माइक्रोस्कोप अगर हम यूज करेंगे तो बहुत सी स्मॉल चीजों को भी हम इससे देख सकते हैं। इसका विजुअल एंगल बेसिकली हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। मतलब एक्चुअली में हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे होते हैं, हम इसकी इमेज देख रहे होते हैं, है ना। कि ऑब्जेक्ट की बजाय हम इसकी क्या देख रहे होते हैं, बेसिकली आपकी इमेज देख रहे हैं। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होगा वो जस्ट एक आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपका कॉन्वेक्स लेंस ही होता है ऐसे। ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस जो होता है यही क्या हो जाएगा बेसिकली आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना। कि ये आपकी क्या हो गया बेसिकली आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो इसमें आप इसका फोकल लेंथ ले लेते हैं, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। तो यहाँ पे सपोज आपका फर्स्ट फोकस है कोई, और ये आपका सेकंड फोकस है F2। तो जो ऑब्जेक्ट होगा ना इसकी वर्चुअल इमेज बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम इसके बीच में रखते हैं ऐसे, कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है उसको हम क्या रखते हैं बेसिकली आपका बीच में, है ना। कि बीच में रख के इसको देखते हैं थ्रू आई। तो ऑब्वियस बात है इसकी जो इमेज बनेगी आपको पता है कि फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर में के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है मैग्नीफाइड। तो इमेज को मैग्नीफाइड ही तो करना है आपने। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो कैसे बन जाएगी बेसिकली आपकी वर्चुअल। इस तरह से अगर हम रे डायग्राम बना लें तो ये आपका बन जाएगा, फोकस से पास होगा और एक आप ऑप्टिकल सेंटर से अनडिवाइडेड पास हो गए, है ना। तो इसी को पीछे आप एक्सटेंड करोगे तो एक वर्चुअल इमेज बना लोगे ऐसे आप। इस तरह से रे तो ऐसे चली गई, लेकिन कोई ऑब्जर्वर आपका यहाँ से देख रहा होगा, ये ऑब्जर्वर की लोकेशन यहाँ पे होगी, तो उसको जो रेज आती हुई दिखेंगी ये किसी बियॉन्ड पॉइंट से आती हुई दिखेंगी, है ना, यहाँ से आती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पे इसकी एक लार्ज इमेज बन गई कि अगर एच ऑब्जेक्ट की हाइट है तो जो एच डैश होगी वो इमेज की हाइट होगी। यही तो पर्पस होता है कि आपको विजुअल एंगल बढ़ा दिया आपने। एक्चुअली में ये जो डिस्टेंस होती है ना ऑब्जेक्ट की यू, ये डी से कम होती है ना। आपका पर्पस ये तो था कि आप पास नहीं ला सकते। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो दिस इज लेस देन डी। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन डी होगा तो विजुअल एंगल होगा वो ज्यादा होगा, है ना। कि अब यहाँ पे जो विजुअल एंगल थीटा बनेगा वो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। लेकिन पर्पज ये कि ऑब्जेक्ट अगर डी से कम होगा तो फिर तो आपको नेकेड आई से दिखेगा नहीं ना। तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि जो वी बने ना वो डी से ज्यादा बन जाए, क्योंकि अल्टीमेटली देख तो उसी को रहा है ना। तो पर्पज वही होता है कि यू तो लेस देन डी है लेकिन वी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू डी हो जाएगी, है ना। कि भाई डी पे भी बन सकता है और डी से ज्यादा भी बन सकता है। तो अगर वी डी से ज्यादा बन रहा है तो बढ़िया है, आपको वहां से जो भी रेज आती है उसको तो आई कन्वर्ट कर ही लेती है ना। तो इसलिए हम उसको देख सकते हैं, है ना। कि इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं बेसिकली आपका वॉच कर सकते हैं, राइट। तो ये पर्पस होता है। तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। तो कोई भी अगर माइक्रोस्कोप है ना तो इसमें एक टर्म डिफाइन होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। इसी माइक्रोस्कोप का सबसे पहले एक टर्म आप डिफाइन करोगे, दैट इज योर मैग्नीफाइंग पावर, है ना। या कई बार हम इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन नहीं है, ये होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो हाइट का रेशियो होता है, लेकिन ये जो रेशियो होता है वो एंगल का रेशियो होता है। तो ये जो चीज होती है वो होती है थीटा बाई थीटा नॉट, है ना। तो जो इसमें थीटा नॉट जो होगा दैट इज द विजुअल एंगल, है ना, मैक्सिमम विजुअल एंगल। या मैं इसको कहीं और लिखता हूँ यहाँ पे, ये मेस कर देगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली आपका थीटा बाई थीटा नॉट। ये जो चीज होती है रेशियो होती है ना, किसके बीच की रेशियो हो जाएगी, मैक्सिमम विजुअल एंगल, एंगल विथ नेकेड आई, नेकेड आई, है ना। और दूसरा जो हो जाएगा दैट इज द विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट, विथ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद विजुअल एंगल क्या होगा, तो इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद जो विजुअल एंगल होगा और नेकेड आई के मैक्सिमम विजुअल एंगल का जो रेशियो होता है हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ से अल्टीमेटली मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू हो जाएगी थीटा बाई थीटा नॉट,
तो थीटा नॉट तो मैंने लास्ट पेज पे शो किया ही था। जो थीटा नॉट होगा वो ये होगा कि भाई डी पे जब ले आएंगे तो थीटा नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी। और इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद आपने क्या किया ना, इसको और पास ले आए। तो जब पास ले आएंगे तो आपके साथ विजुअल एंगल और बढ़ जाएगा। तो इसका जो रेशियो होता है वही बेसिकली आपका होता है मैग्नीफाइंग पावर। तो आप देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो आएगी वो एच बाई यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ से देखें तो हाइट बाई यू, और जो थीटा नॉट है वो तो फिक्स होता है, एच बाई डी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एच एच कैंसिल, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू डी बाई यू हो जाएगी। हाँ, कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा। तो आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसी मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर आते हैं। अब इसमें वही है ना कि v की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। तो इसके दो केसेस होते हैं, है ना, कि भाई अगर इमेज, इस एक केस को हम बोलते हैं नियर पॉइंट, है ना, कि इमेज जो है वो डी पे बन रहा है, कि भाई इमेज डी से बियॉन्ड कहीं बन सकता है। तो पहला केस होगा नियर पॉइंट, मतलब v की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस डी हो जाएगी, है ना। इसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका नियर पॉइंट, कि v की वैल्यू हमने एकदम डी पे बना ली। इसके बीच डी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं बन सकता है, क्योंकि नियर पॉइंट डी होता है, फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है। तो इमेज डी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं बन सकता है, तो उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट, है ना। तो जब नियर पॉइंट होगा तो आप लेंस फॉर्मूला थोड़ा सा अप्लाई कर लो। तो हम 1/u की जगह पे कुछ लिख सकते हैं ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। और v की वैल्यू आप माइनस डी यूज कर दोगे, तो माइनस डी इंटू माइनस यू इक्वल टू 1/f आ जाएगा, है ना। इनफैक्ट इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है। अगर आप साइन यूज कर रहे हो फिर इसके, सॉरी, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता है इसका। तो यहाँ से 1/u की वैल्यू आ जाएगी, है ना, कि यहाँ से बेसिकली आपका 1/u की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो 1/u की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी इस तरह से आ जाएगी, आपकी 1/v की वैल्यू आपका 1/d प्लस 1/f आ जाएगा, है ना, कि 1/u की जो वैल्यू होगी वो आपकी, है ना, 1 प्लस डी बाई 1/f आ जाएगा। तो यहाँ से d बाई यू लिख लो आप, क्या कितना होगा, है ना। यहाँ पे d बाई यू हम पुट कर लेते हैं। तो जैसे आप d बाई यू निकालोगे यहाँ से, ये 1 प्लस डी बाई एफ आ जाएगा, है ना। तो d बाई यू ही तो मैग्नीफाइंग पावर होती है ना, कि d बाई यू ही जो होगी ये क्या होती है, इसलिए आपकी मैग्नीफाइंग पावर, है ना, कि भाई v की वैल्यू जो होगी वो माइनस डी पे बननी चाहिए, है ना। मेरे ख्याल साइन में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं इसमें। जैसे यहाँ वन माइनस का 1/d और माइनस का 1/u है ना, तो इस साइड हाँ, माइनस आएगा, वन माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/d प्लस 1/f। मतलब माइनस कॉमन आएगा ना, माइनस कॉमन आएगा, उससे फिर फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ साइन हटा ही दो आप, इसमें साइन मत यूज करो अभी, है ना, कि बाद में हम इसको साइन यूज कर लेंगे, है ना। अल्टीमेटली आपको पता है कि इधर ही बनेगा आपका, तो साइन हटा दो यहाँ पे। वैसे v की वैल्यू माइनस डी पे बनेगी, वो तो पता ही है आपको, कि रे अगर आ रही है तो v की वैल्यू कहाँ बनेगी, इसलिए आपकी माइनस डी पे। ये हटा देते हैं तो सही आपका ही आ गया, है ना। अभी नेगेटिव पॉजिटिव का उतना सेंस यहाँ पे नहीं है ना। तो ये आपने यूज कर लिया, है ना। या आप इसमें दोनों जगह माइनस यूज कर लो, ऑब्जेक्ट भी तो पता है ना आपको, ये सही है। अगर साइन कन्वेंशन अगर हम यूज कर रहे हैं, यहाँ माइनस यूज कर रहे हैं, तो फिर यू में भी यूज कर लो आप, क्योंकि यू भी तो नेगेटिव है ना, फिर वो सही आ जाएगा। दोनों जगह पे हम साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, यहाँ भी माइनस यूज कर लेंगे, यहाँ भी माइनस यूज कर लेंगे, तो आप सही आ गया। तो 1/u इक्वल टू 1/d प्लस 1/f आ गया, तो d बाई यू की वैल्यू 1 प्लस डी बाई एफ आ जाएगी। सही बात है, कि क्योंकि यू भी तो नेगेटिव है ना, यू नेगेटिव वी दोनों नेगेटिव है, तो इस तरह से यूज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब नियर पॉइंट होगा ना तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये आ गया, कि उस केस में मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 प्लस डी बाई एफ हो जाएगी। मतलब मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होता है जब नियर पॉइंट होता है। तो नियर पॉइंट पे मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन लॉस इसमें ये है कि आईज अंडर स्ट्रेन रहती है, नियर पॉइंट में आईज में स्ट्रेन पड़ता है, आईज अंडर स्ट्रेन होती है, कि मैग्नीफाइंग पावर तो ज्यादा होता है लेकिन आई में स्ट्रेन आता है ना। तो केसेस में नियर पॉइंट हो जाएगा, लेकिन आपको पता है वी तो डी के बियॉन्ड कहीं भी हो सकता है ना, कि वी के जो आपका डी के बियॉन्ड, बेसिकली जब साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे ना बेटा, तब तो यही आ जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा तो इधर जाके डी ऐड हो जाएगा, है ना। तो वो ठीक आ गया आपका इसमें। तो ये आपका आ गया नियर पॉइंट। तो लेकिन आपको पता है वी तो डी के बियॉन्ड कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा केस हम ले लेते हैं, इसको बोलते हैं फार पॉइंट, फार पॉइंट, है ना। तो फार पॉइंट का मतलब है कि वी इनफाइनाइट हो गया,
कि जो इमेज बन रही है कहाँ बन रही है, बेसिकली आपकी लास्ट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट पे, है ना। फार पॉइंट को ही कई बार हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये फार पॉइंट या नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है, बेसिकली आपका सेम चीज होती है। ये फार पॉइंट इज समटाइम्स नोन एज ए नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। कि फार पॉइंट या नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है, बेसिकली आपका सेम होता है। इस केस में v की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर v इनफाइनाइट हो गया तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, f हो जाएगी, फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो अगर u f के इक्वल हो जाएगा तो जो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू होगी वो इसके में डी बाई एफ हो जाएगी। तो मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप का ना मैग्नीफाइंग पावर वेरी करता है 1+d/f से d/f तक, डिपेंड करता है कि इमेज कहाँ बन रही है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, है ना। तो ये हम यूज करते हैं। तो ये जस्ट आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। है ना, ये आपका गया इस तरह से। तो ये जस्ट आपने सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ लिया है। ये आता है इसके ऊपर एग्जाम में ना क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना बस में। मेंस में तो स्पेशली बहुत आते हैं, और मैंने आपको बोला ही हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट तक आपका टारगेट मेंस होना चाहिए। एडवांस के लिए पढ़ते रहो, लेकिन कोशिश करना कि पहले अटेम्प्ट में मेंस में अच्छा नंबर लें। फिर उसके बाद आपके पास बहुत टाइम हो जाता है एडवांस के लिए प्रिपेयर करने का, ऐसा करने से ये आपका देगा। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया, है ना। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, दैट इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। तो नेक्स्ट माइक्रोस्कोप आप पढ़ते यहाँ पे, वी स्टडी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी तो बेटा कुछ पता नहीं है, अभी तो कोई डेट आई नहीं है ना। तो डेट जब आएगी तो पता करेंगे। अभी तो पिछले ये कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पाया जाता है, और मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना है आपको। सिंपल माइक्रोस्कोप की भी एक लिमिट है ना, उससे भी ज्यादा और करना है मैग्नीफाइंग पावर, तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वी यूज द 2 लेंसेज, है ना। यहाँ पे हम 2 लेंसेज यूज करते हैं जो लैब वगैरह में यूज करते हैं हम, है ना। ओके, मैं पिछला स्लाइड शो करता हूँ, शो द स्लाइड। ओके, है ना। यहाँ पे हम आ जाते हैं बेसिकली आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर, है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक्चुअली में 2 तरह के लेंसेज हम यूज करते हैं। एक तो आपका लेंस जो होता है वो स्मॉल फोकल लेंथ का भी होता है, और उसका साइज भी छोटा होता है, अपर्चर का मतलब साइज हो गया। और दूसरा हम जो लेंस यूज करते हैं उसका फोकल लेंथ भी ज्यादा होता है और उसका अपर्चर भी लार्ज होगा, उसका अपर्चर भी क्या होगा, बेसिकली आपका लार्ज होगा। ये 2 फोकल लेंथ यूज करते हैं, 2 लेंस हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, है ना। फर्दर और ज्यादा अगर बढ़ाना है तो, हाँ। तो पर्पज वही है कि इसमें जो 2 लेंस होते हैं ना, एक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट साइज में होता है। जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट होगा उस तरफ जो लेंस होता है, दिस इज नोन एज ए ऑब्जेक्टिव। और जिससे हम देखते हैं, जहां पे आई प्लेस करेंगे हम इसमें, उसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका आई पीस, है ना। तो 2 चीज हो गई बेसिकली आपकी, एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा क्या हो गया, बेसिकली आपका आई पीस हो गया। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ अगर एफ नॉट है और आई पीस का फोकल लेंथ अगर एफ ई है, तो पक्की बात है कि एफ नॉट की वैल्यू एफ ई से कम होती है। भाई ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आईपीएस की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली आपकी बड़ी होती है।
इसका फोकल लेंथ भी ज्यादा होता है और इसका साइज भी बड़ा होता है, अपर्चर साइज भी बड़ा होता है। अब पर्पस वही है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर दो, इस ऑब्जेक्ट की आपको इमेज बनानी है ना, कि यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, बेसिकली आपका कोई ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो हम प्लेस करते हैं ना, ये नॉर्मली फोकस के बियॉन्ड होता है, इसके जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है उसके बाहर होता है, मतलब ये आपकी रियल इमेज बनाता है ना, कि इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी बनती है, बेसिकली आपकी रियल, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि एफ नॉट की वैल्यू कहीं पे मार्क कर लेते हैं हम इसमें, है ना, या पहले डायग्राम ला लेता हूँ फिर मार्क करते हैं। ये आपका पैरेलल रेज आ गई, इस तरह से आपकी एक इंटरमीडिएट इमेज बन जाएगी लाइक दैट, है ना। यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, जैसे कि आपकी एक इमेज, ये ऐसा है ना, बीच में इमेज बन जाती है एक इन्वर्टेड, क्योंकि आपने इसका जो इसका एफ नॉट के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, जैसे आपका रियल एफ नॉट यहाँ पे कहीं पे एफ नॉट एंड एफ नॉट, है ना। और यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज बन गई आपकी, ये अगर हाइट आप ले रहे हो कोई एच, है ना, एक्चुअल ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ये हाइट आपकी एच डैश होगी, है ना। और आपको पता है कि ये अब जो डिस्टेंस होगी, इसका जो आईपीएस का फोकल लेंथ होगा वो यहाँ पे होगा। ऐसा हम सेट करते हैं कि आईपीएस के फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपकी इसकी इमेज बने, तो फाइनल इमेज तो वर्चुअल बन जाएगी, है ना। इस तरह से रे फिर से कन्वर्ज होंगी और जो फाइनल इमेज होगी वो कैसे बन जाएगी, इसलिए आपकी वर्चुअल, तो अल्टीमेटली एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगी ऐसे, है ना, कि इस तरह से आपकी एक वर्चुअल इमेज क्या होगा, इसलिए आपकी फॉर्म हो जाएगी, है ना, कि इस तरह से जो इमेज फॉर्म होगी ये आपकी इमेज आपकी वर्चुअल हो जाएगी, है ना, कि इस तरह से आपकी एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगी लाइक दैट, है ना। इसी को आप पीछे एक्सटेंड कर दो, इस पूरे चीज को हम पीछे अगर एक्सटेंड कर दें, क्योंकि इधर तो ये डाइवर्ज हो रही है, ये कहीं मिलेंगी नहीं, तो आप पीछे ले जाओगे इसे, है ना, तो पीछे ले जाके इसकी इमेज बना लेते हैं कहीं पे, एक बहुत इनलार्ज इमेज बन गई बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट की, है ना। यहाँ पे इमेज बन गई इसकी, और ये इमेज आपकी कोई यहाँ पे एच डबल डैश साइड की बन गई, है ना, कि जो भी इमेज बन गई वो डबल डैश साइड की बन गई, और इसकी आईपीएस से जो डिस्टेंस है ना, वो सपोज आप ले लो कोई वी डैश है, आईपीएस से डिस्टेंस क्या है, बेसिकली आपका वी डैश है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप यू ले लो, ये इसका डायग्राम होता है कि अल्टीमेटली जो ऑब्जर्वर होगा वो इसी को देखेगा, कि ऑब्जर्वर जो होगा वो इस इमेज को देख रहा होगा, है ना, कि ऑब्जर्वर जो होगा वो नॉर्मली बीच में जो क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, कि जब आप इस तरह से आंख लगाओगे तो आपको वो चीज दिखेगी, वो इनलार्ज इमेज दिखेगी इसकी, है ना, कि भाई इनलार्ज इमेज दिखेगी, कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे एक आपने ऑब्जेक्ट रखा, एक ऑब्जेक्टिव लेंस था, उसकी फोकल लेंथ कम है, तो मैंने फोकस शो कर दिया यहाँ पे फोकस, तो फोकस के बियॉन्ड जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी रियल इमेज बन जाती है, तो इस तरह से मैंने एक रियल इमेज यहाँ बना दी, है ना, कि भाई रियल इमेज यहाँ पे बन गया। अभी ये जो इमेज होगी ये आईपीएस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, लेकिन आईपीएस का जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पे है, तो आईपीएस के फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसकी इमेज वर्चुअल बन जाएगी, वर्चुअल एंड अगर ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है तो इमेज भी फाइनल इन्वर्टेड बन जाएगी। तो जो ऑब्जर्वर है वो आईपीएस के थ्रू ही तो देख रहा होगा, तो इस ऑब्जेक्ट की इस इमेज को देख रहा होगा, तो आप देखो बहुत लार्ज इमेज बन गई ना, है ना, इसका विजुअल एंगल बहुत बढ़ जाएगा, तो ये इसका प्रोसेस होता है। तो मैंने कुछ मार्किंग कर लेते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, ऑब्जेक्टिव की इमेज डिस्टेंस आप वी ले लो, ऑब्जेक्टिव की जो इमेज होगी वो आईपीएस के लिए वर्क करेगी एज ए ऑब्जेक्ट का, तो इसको हम ले लेते हैं यू ही है, और फाइनली जो इमेज बन रहा है वो वी बन गया, ये ऑब्जेक्टिव की जो ये आईपीएस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ही है और उसकी इमेज वी बन रही है। तो आपका पर्पस यही तो है कि भाई ये कितने कहाँ पे है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो वी होना चाहिए, वी शुड बी, है ना, बिटवीन डी एंड इनफाइनाइट, कि अगर ये वी जो फाइनल बन रहा है अगर वो डी से कम पे बन गया फिर तो वो ब्लड दिखेगा ना आपको, तो वी जो होना चाहिए वो डी और इनफाइनाइट के बीच में होना चाहिए, ये तो पर्पस होता है, या तो डी पे बने उसको हम नियर पॉइंट बोलेंगे, या डी से इनफाइनाइट के लिए बीच में बन जाएगा आपका ये, है ना। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कि अब इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन तो यही होगी कि मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू होता है थीटा बाई थीटा नॉट,
तो थीटा नॉट तो वही है कि अगर ये कुछ तामझाम नहीं होता इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, अगर सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे जहाँ पे रखा है वहीं रहता है ना, नहीं ऑब्जेक्ट अगर डी पे रहता, ऐसा कि भाई कोई चीज नहीं है और आई की लोकेशन ये है और ऑब्जेक्ट अगर आपने डी पे सेम हाइट का रख दिया, तो वो जो विजुअल एंगल बनाता नेकेड आई से, वो आपका थीटा नॉट होता है, तो वो तो अभी भी उतना ही होगा। और थीटा होगा ये सब लगाने के बाद जो फाइनल इमेज एंगल बना रही है, तो थीटा जो होगा वो ये हो जाएगा, है ना, ये बहुत लार्ज हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ये चीज तो दूर है, लेकिन ये तो आई के एकदम पास है ना, आईपीएस के एकदम पास में आई होती है, आई की लोकेशन एकदम आईपीएस के पास में होती है ना, तो ये तो एंगल बहुत लार्ज होगा, तो जो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा वो थीटा बाई थीटा नॉट हो जाएगा। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी, है ना, थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू आपकी एच डैश बाई यू ही हो जाएगी, है ना, कि परपेंडिकुलर बाई बेस। एच डैश क्या है, इस जो इमेज बन रहा है इन्वर्टेड उसकी हाइट है, और जो थीटा नॉट है वो तो सेम ही रहेगा, वो एच बाई डी रहेगा। तो इसके मैग्नीफाइंग पावर का जो जनरल फॉर्मूला आ गया वही आ गया, एच डैश बाई एच इंटू डी बाई यू। आप देखो ये दो चीज आ गई अलग अलग, इसमें पहला एच डैश और एच जो है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा जो डी बाई यू है ये आईपीएस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कई बार हम इसको ऐसा भी लिख लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू द एम ओ इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीएस, है ना, कि इसमें जो क्या हो जाएगा ना, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर हम दें, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज होती है, कि काफी अच्छे से बता रहा हूँ ऐसे तो मैं इसे, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, तो जो मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एम नॉट होगा, ये आपका एच डैश बाई एच हो जाएगा, है ना, कि एच डैश बाई एच की वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, वो तो होगा ही हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो डी वाई यू होगा ये मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस हो जाएगा। अभी तो आपने पढ़ा एक सिंगल लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होता है, डी बाई यू ही तो होता है, तो डी तो डी है, यू की जगह पे यू ही आ गया, है ना, तो ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, है ना, यही ये आपका हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, जो इसकी आईपीस होगी मैग्नीफाइंग पावर आपकी ये हो जाएगी, है ना, कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीएस जो हो जाएगा वो डी बाई यू ही हो जाएगा। तो इसी का प्रोडक्ट हो जाएगा ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा, है ना, कि सिंपल सा हम लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कि जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना, ये आपका दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, एम नॉट इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस। इसी को फर्दर हम लिख सकते हैं एच डैश बाई एच इंटू आपका डी बाई यू आ जाएगा, ये आपका आ गया, है ना, कि क्या आ जाएगा इसके लिए आपका डी बाई यू। एक और इसमें चीज होती है, लेंथ ऑफ द ट्यूब हम लिखते हैं कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब, तो जो लेंथ ऑफ द ट्यूब होगा मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस होता है, इसी को हम लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलते हैं, है ना, स्मॉल एल से शो कर, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब भी हम लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब की वैल्यू हो जाएगी इसलिए आपकी v प्लस यू, कि भाई ये जो डिस्टेंस है वो v है और ये u है, तो v और u को सेपरेट कर देंगे तो ट्यूब की लेंथ आ जाएगी, मतलब इसी ट्यूब के अंदर पूरा माइक्रोस्कोप होगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब का मतलब हो जाएगा इसी ट्यूब के अंदर पूरा क्या होगा, माइक्रोस्कोप होगा। तो जस्ट दो फॉर्मूले हैं जनरल, एक तो जनरल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा और दूसरा लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा। अब जैसे मैंने बोला कि जो इमेज बनेगी वो डी और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी हो सकती है, तो इसमें भी केस हो जाएंगे दो। अगर हम बात करें नियर पॉइंट की, अगर हम इस केस में बात करते हैं नियर पॉइंट की, तो नियर पॉइंट का मतलब होता है जो v की वैल्यू हो जाएगी, है ना, वो आपकी माइनस डी हो जाएगी, है ना, और जो u की वैल्यू होगी, है ना, वो आपकी माइनस यू ही हो जाएगी, वही वैसी केस,
तो हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो 1/-d -(-1/u)। भाई कितने डिस्टेंस पे रखें ताकि इमेज डी पे बने, इक्वल टू 1/f हो जाएगा, एफ ही आ जाएगा। तो सेम वैसे ही अगर हम इसको भी सॉल्व करें ना, जैसे आपने पहले किया था। ओ माय गॉड, इतनी मेहनत। बेटा इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मीटिंग ऑफ हो जाएगी, फिर ये गायब हो जाएगा। बाकी तो मैं बता दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि लाइट ऑफ हो गई है ना, तो मीटिंग ऑफ हो जाएगी अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये आपका आ गया ऐसे। तो ये जस्ट हमने वो सारा वाइट आउट हो जाता है एक्चुअली। यार इससे अच्छा तो फोन के डाटा से ही मीटिंग कर लो, वाईफाई वाला कंसेप्ट ही बेकार है ना। ये आपका गया। मैंने जो डायग्राम बनाया था, मैं थोड़ा सा बस यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर लिख लेता हूँ। तो जो मैग्नीफाइंग पावर का आपने जनरल फॉर्मूला लिखा था, वो आपने लिख लिया था बेसिकली आपका H'/h इंटू d/u, और लेंथ ऑफ द ट्यूब जो था वो आपका v+u था, है ना। अब इसमें दो केस हो जाएंगे कि भाई पहला केस हो जाएगा बेसिकली आपका नियर पॉइंट। पहला जो केस हो जाएगा क्या हो जाएगा बेसिकली आपका नियर पॉइंट, है ना। कि अगर नियर पॉइंट में इमेज बने तो उस केस की हम बात करते हैं। तो नियर पॉइंट में मैंने आपसे बोल दिया था कि v की वैल्यू -d होगी, है ना। जो आपका u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो आपका -u ही हो जाएगा। और इसके बाद आपने फॉर्मूला यूज कर लिया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से 1/f की वैल्यू 1/-d आ गई, माइनस ऑफ माइनस यू आ गया। यहां से आपकी d/u की वैल्यू आ गई, d/u की वैल्यू सेम वैसी आ गई 1+d/f। और ये यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो आई पीस का फोकल लेंथ है ना। तो मतलब जो नियर पॉइंट है उसमें d/u को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो नियर पॉइंट में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ही है, दैट इज h'/h, तो ऐसे ही रहेगा, है ना। वैसे h'/h को हम v/u भी लिख सकते हैं, या h'/h को ना हम यहाँ पे v/u लिख सकते हैं। तो वो लिख लेते हैं कि h'/h जो होगा वो v/u तो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली h'/h जो होगा, है ना, वो आपका v/u हो जाएगा। यहीं पे लिख लो आपसे कि दिस इज इक्वल टू द v/u इंटू d/u, है ना। तो यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया नियर पॉइंट में। ये आपका आ गया v/u, है ना, इंटू आपका इस केस में 1+d/f आ गया। ये आपका मैग्नीफाइंग पावर आ गया, है। तो जनरल फॉर्मूला तो ये d/u ही होता है, लेकिन जो आपका नियर पॉइंट होगा उसमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ही आ जाएगा, 1+d/f ही आ जाएगा। दूसरा आपका ये आ जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना। या इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब होता है कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, तो उसके लिए यूई की वैल्यू फोकल लेंथ के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अल्टीमेटली इस फॉर्मूले में जो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू इस केस में होगी वो आपकी v/u तो वैसे ही रहेगा, या आपकी d/f ही हो जाएगी। ये आपका मैग्नीफाइंग पावर आ गया। तो ये सारे केसेस थोड़े से आपको पता होना चाहिए, इसी के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको आप लिख लो।
है ना, तो ये आपका आ गया। अब इसमें थोड़ा सा ना कि वैसे तो ये सारे फॉर्मूले सही हैं, लेकिन थोड़ा सा एक एनसीईआरटी का वर्जन अलग है थोड़ा सा इसमें, है ना, कि फॉर्मूला ये बिल्कुल सही है, किसी भी एससी वर्मा या नॉर्मल बुक में आप देखोगे ना तो इसी फॉर्म में सब कुछ दी हुई है। लेकिन एनसीईआरटी ने थोड़ा सा ना अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया है, एनसीईआरटी अप्रोक्सीमेशन, ये भी आपको आना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, इस अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको लगता है कि डाटा डाटा मिसिंग है, तो डाटा मिसिंग नहीं होता है, वो एनसीईआरटी अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी अप्रोक्सीमेशन का मतलब जो है ना, इस वी बाई यू को रिप्लेस करते हैं फॉर्मूले में, कि वैसे तो मैग्नीफाइंग पावर ये होता है, दैट इज वी बाई यू इंटू डी बाई एफ ई। इस वी बाई यू को ना फोकल लेंथ के टर्म्स में लाते हैं, है ना। तो आपको पता है कि जो हम फॉर्मूला लिखेंगे तो 1/v - 1/u = 1/f0 हो जाएगा ना, क्योंकि v और u तो ऑब्जेक्टिव के लिए था, है ना, कि v और u जो था वो किसके लिए था, बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको यूज करना पड़ता है। तो यहाँ से आपका जो v बाई यू की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ से आप देखो, जब आप v बाई यू की वैल्यू निकालोगे तो v बाई यू की जो वैल्यू आ जाएगी ये आपका 1 - v/f0 आ जाएगा, सही ना। पूरे से v को मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ, कि पूरे एक्सप्रेशन से आपने क्या किया ना, v को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से v बाई यू की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 - v/f0 आ जाएगा। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि ना ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ तो बहुत कम होती है, कि भाई ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बहुत कम होती है, तो जो आपका v/f0 होता है, दिस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वन। तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की बहुत कम होती है और v ज्यादा होती है उसकी, है ना। फोकस कम होगा तो v ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा दूर पे इमेज बनती है। तो v/f0 की वैल्यू जो होती है 1 से बहुत ज्यादा होती है। तो जो v बाई यू वाला टर्म है, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं -v/f0। आपने यहाँ से 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, या आपने यहाँ से 1 को क्या कर दिया, इसलिए आपका नेग्लेक्ट कर दिया। एक और अप्रोक्सीमेशन कि जो v है ना, हम बोलते हैं कि जो इमेज बनती है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्म वेरी नियर टू आईपीस, वेरी नियर टू आईपीस, है ना, कि भाई ऑब्जेक्टिव की जो इमेज बन रही है वो आईपीस के बहुत पास बन रही है। तो जो v की वैल्यू होती है ना, ये भी अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द ट्यूब के इक्वल होती है, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ ट्यूब। क्योंकि ये जो v है ना, ऑब्जेक्टिव से इमेज की डिस्टेंस है, अगर वो इमेज आईपीएस के पास ही बन रही है तो लेंथ ऑफ द ट्यूब भी तो हो गया, तो v = l आ गया। तो वो क्या करते हैं फॉर्मूले में ना, अल्टीमेटली v बाई यू की जगह पे ये लिख लेते हैं l/f0, हाँ। और ये जो फॉर्मूला होता है एनसीईआरटी अप्रोक्सीमेशन के साथ, ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल हो जाएगा, कि -l/f0 इंटू डी बाई, सॉरी यू ही होता है यहाँ पे जनरल में, है ना, डी बाई क्या हो जाएगा, इसलिए आपका यू ही हो जाता है ना, कि डी बाई यू को तो नहीं चेंज कर रहे हैं हम इसमें, है ना, कि डी बाई यू लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है ना, इसमें जब केस अप्लाई करेंगे तब बाद में आएगा बाकी चीजें, जनरल फॉर्मूले में तो यू ही होता है यहाँ। तो डी बाई यू तो ऐसे ही है, इसकी जगह पे ही आ जाता है। तो ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो कई बार लेंथ ऑफ द ट्यूब दी होती है, वी और यू को मेंशन नहीं किया होता उसमें, है ना, तो f0 दिया होता है तो उससे निकाल सकते हैं, है ना। अब इसी में दो स्पेशल केस हो जाएंगे, कि अगर मैं इसी केस को अप्लाई करूं नियर पॉइंट पे, है ना, कि इसी केस में मैं अप्लाई कर दूं नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट का जो भी फॉर्मूला है उसमें v बाई यू जो होगा वो -l/f0 हो जाएगा। तो नियर पॉइंट का मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू ये हो जाएगी -l/f0 इंटू 1 + d बाई यू ही आ जाएगा। और अगर फॉर पॉइंट पे सेम चीज अप्लाई कर दूं मैं, तो इस फॉर्मूले में v बाई यू की जगह -l/f0 हो जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू हो जाएगी -l/f0 टू d बाई f0, ये आपका आ गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि जनरल बुक का फॉर्मूला ये कंसेप्चुअली जो आता है, बस थोड़ा सा एनसीईआरटी अप्रोक्सीमेशन हम इसमें यूज करेंगे तो ये फॉर्मूले आ जाएंगे। तो कई बार इस फॉर्मूले के ऊपर भी बेस न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना, अप्रोक्सीमेट जो फॉर्मूला है वो आपको क्वेश्चंस के डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, जो डाटा दिया होगा उससे आप डिसाइड कर लोगे कि कौन सा फॉर्म आपको यूज करना है। ये लिख लो थोड़ा सा।
है ना। तो ये आपका कैसे, तो दो चीजें आपने पढ़ ली, एक तो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। उसमें हर केसेस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए, किस तरह से हमने मैग्नीफाइंग पावर का कंसेप्ट डिस्कस किया। अब एक लास्ट चीज बच जाती है, दैट इज योर टेलीस्कोप, है ना, कि जो लास्ट चीज हम पढ़ते हैं दैट इज योर टेलीस्कोप, वो आप पढ़ लेते हैं। इसमें और भी चीजें आती हैं, वो नॉर्मली वेव ऑप्टिक्स में आएंगी, दैट इज द रिजॉल्विंग पावर की हम बात करते हैं, या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की बात करते हैं, है ना, कि रिजॉल्विंग पावर या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की बात करते हैं, वो आपकी वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड होती है, उसमें ये डिस्कस होगा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिकली आपका टेलीस्कोप की। है ना, तो ये आपका आ गया, वी कैन टॉक अबाउट द टेलीस्कोप। हाँ, तो टेलीस्कोप का पर्पस भी विजुअल एंगल ही बढ़ाना है, क्योंकि लार्ज आती है ना तो उसका एंगल तो बहुत छोटा होता है, इमेज वो फोकल प्लेन पे बनाती है, है ना। तो इसी का आपको बेसिकली आपका विजुअल एंगल बढ़ाना है ना, कि टू इंक्रीज, है ना, विजुअल एंगल ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और विजुअल एंगल बढ़ा देंगे तो उसको हम देख सकते हैं। तो बहुत लार्ज डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपका टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का भी जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इसी तरह का होता है जैसे आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का था। इसमें भी ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस होंगे, लेकिन उल्टी होती है, याद ध्यान रखना कि जो इसमें ऑब्जेक्ट साइड पे होता है वो लार्ज होता है ना, कि ऑब्जेक्ट साइड पे जो चीज होगी वो क्या होती है, इसलिए आपकी लार्ज होती है, और जो आपकी आईपीस होगी वो स्मॉल होती है, साइज भी छोटी होती है और फोकल लेंथ में भी डिफरेंस होता है ना। भाई आईपीस और ऑब्जेक्टिव इसका इस तरह से हो जाएगा, है ना। कई बार आपने देखा ही होगा कि जहां से देखते हैं टेलीस्कोप में वो बहुत छोटा होता है, और जो सामने फेस करता है ताकि ज्यादा रेज आए उसके अंदर, है ना, तभी तो उसको हम देख पाएंगे, तो वो जो होता है वो काफी लार्ज होता है ना। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये आपका आ गया, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव आ गया, है ना, और ये आपका आईपीस आ गया, राइट। आईपीस से हम देखेंगे और ऑब्जेक्ट साइड पे ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। तो इसमें भी फोकल लेंथ में वही रिलेशन होगा कि अगर इसका फोकल लेंथ में ले रहा हूँ एफ नॉट और इसका मैं फोकल ले रहा हूँ एफ ई, तो इस केस में उल्टा होता है, एफ नॉट की वैल्यू एफ ई से ज्यादा होती है, मतलब इसमें एफ ई कम होता है ना, कि एफ ई क्या होती है इसलिए आपकी कम होती है, एफ नॉट ज्यादा होता है। तो इसमें वही होता है कि लार्ज डिस्टेंस से जो रेज जब आती है ना तो वो नॉर्मली ऑब्लिक इंसिडेंस होता है स्मॉल एंगल पे, है कि लार्ज डिस्टेंस से जब रेज आएंगी तो उसका इंसिडेंट ऑब्लिक होता है, लेकिन वो एंगल बहुत छोटा होता है, मतलब उसका विजुअल एंगल बहुत स्मॉल होगा। लार्ज डिस्टेंस से जब रेज आएंगी तो इस तरह से आएंगी, ये ऐसी, ये आपकी लार्ज डिस्टेंस की रेज की प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। कोई भी दो रे ले लेते हैं हम इस तरह से, ये ऐसा, ये बैंड भी हो जाएंगी, ये वाला तो सीधे चले जाता है लेकिन ये बैंड हो जाएगा, और ये बैंड होके, है ना, इस तरह से बैंड करोगे आप इसे तो इसके फोकस से पास होगा, है ना, पास होगा बेसिकली आपका इस तरह से इसके फोकस पे। अच्छा, थोड़ा सा डायग्राम में गलत बन रहा है यार, है ना, चलो कोई नहीं, ज्यादा बैंड कर दिया ना, चलो कोई नहीं, आप देख लोगे उसे, है ना। तो वही डिस्टेंस का फर्क है, बाकी तो सब सही है ना, कि इसका डिस्टेंस का क्या है, बेसिकली आपका फर्क है, वैसे ठीक ही है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई लास्ट डिस्टेंस पे रेज आ गई है तो ये ऑब्लिक इंसिडेंस होगा, लेकिन ये एंगल बहुत छोटा होता है, थीटा नॉट इसको लेते हैं इसमें। लेकिन ऑब्वियस बात है कि ये वाली रेज तो, है ना, कि भाई इस तरह से कन्वर्ज होंगी और इसके फोकल प्लेन पे इमेज बन जाएगा ऐसे। हाँ, सही डायग्राम है कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा, और जब पैरेलल रेज आती हैं तो फोकल प्लेन पे तो इमेज बनता है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये आपकी एफ नॉट हो जाएगी, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, नीचे बन रहा है प्लेन इमेज तो आपका एफ नॉट ही होगा ना, और ये जो चीज होगी आईपीएस के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, ये आपका यू ही हो गया, है ना। और फाइनली फिर से रेज डाइवर कन्वर्ज होंगी, तो अल्टीमेटली आपका जो इमेज ऑब्जर्वर देखेगा वो आपका इस तरह से देख रहा होगा। इसको आप थोड़ा सा डाइवर्ज कर दो सबको,
है ना, कि भाई जो ऑब्जर्वर इमेज देख रहा होगा वो आपका इस तरह से देख रहा होगा, ये ऐसा है ना। तो इसको पीछे ले जाते हैं सारी रेस को, है ना, क्योंकि नॉर्मली ये जो लोकेशन होती है ना आईपीएस की, एफ नॉट तो ये है, आईपीएस की लोकेशन यहाँ पे कहीं पे होती है, कि मतलब आईपीएस जो इसकी इमेज बन रही है वो आईपीएस के फोकस एंड इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है, तो अल्टीमेटली इमेज वर्चुअल बन जाएगा। तो उसको पीछे हम ऐसे ले जाते हैं, है ना, कि जहाँ पे इंटरसेक्ट बनेगी वो इमेज आप देख रहे होगे, तो एक बहुत लार्ज इमेज बन जाएगी आपकी इस तरह से, लार्ज डिस्टेंस वाली, इसी को हम देख रहे होंगे। तो जो भी रेज आ रही है उसकी इमेज हम देख रहे होंगे, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि ये जो ऑब्जर्वर होगा वो इसी चीज को देख रहा होगा। तो ये आपका होता है टेलीस्कोप, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं लेकिन आपको एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ना है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, है ना। तो वही चीज, मेन चीज ही वही है कि अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला तो आप वही लिखोगे कि भाई मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा थीटा बाई थीटा नॉट, कि भाई जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो किस एंगल पे रेज आ रही थी, तो वो थीटा नॉट था, कि वो जो एंगल था वो क्या था, बेसिकली आपका थीटा नॉट था। और थीटा नॉट अगर ये एंगल है तो ये वाला एंगल भी थीटा नॉट होगा। और जब आपने इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया, जो ऑब्जर्वर देख रहा है वो इसको किसी थीटा एंगल पे देख रहा है, तो थीटा और थीटा नॉट का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका ही आ जाएगा। तो आप सिंपल ले सकते हो, जो थीटा होगा वो आपका हो जाएगा एच बाई यूई, है ना। एच इसकी ये वाली हाइट ले लेते हैं हम इस तरह से, एच हो जाएगा, और ये एच डैश ले लिया मैंने, ये फाइनली हाइट देख रहा होगा, यूई जो होगा वो थीटा हो जाएगा, और थीटा नॉट क्या हो जाएगा आपका, यही एच का ये डिस्टेंस एफ नॉट हो जाएगा, ये आपका एच बाई एफ नॉट हो जाएगा। जस्ट मैं दो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस लिख रहा हूँ कि भाई इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर एच है, बेस एफ नॉट है। इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर अभी भी एच है, लेकिन बेस यू ही हो गया। तो यहाँ से जनरल फॉर्मूला आ गया, एच और एच कैंसिल, ये आपका आ गया बेसिकली आपका एफ नॉट बाई यू। अगेन आ जाते हैं ट्यूब लेंथ के ऊपर, तो मैग्नीफाइंग पावर आ गया, यहाँ पे आ जाते हैं ट्यूब लेंथ के ऊपर, कि लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगी, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब का मतलब ये हो जाता है, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब पे आ गया, तो जो लेंथ ऑफ द ट्यूब हो जाएगी वो एफ नॉट प्लस यू ही हो जाएगी, है ना, कि जो लेंथ ऑफ द ट्यूब होगी वो एफ नॉट प्लस क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी यू ही होगी। ये ट्यूब लेंथ आ गया, ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई। अब इसमें दो केसेस है ना, इसमें भी तो आपको होता है कि फाइनल जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट और डी के बीच में बनना चाहिए। तो अगर मैं केसेस की बात करूं तो पहला आ गया नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट में फाइनल जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पे बनना चाहिए, तो फॉर्मूला आप यूज कर लो, सॉरी फाइनल इमेज जो होगा वो माइनस डी पे बनना चाहिए, है ना, कि नियर पॉइंट में फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, बेसिकली आपके माइनस डी पे। तो यहाँ से फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं इसका लेंस का, तो 1 बाई माइनस डी माइनस ऑफ यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यू ही होगी ना, डिवाइड बाई 1 बाई एफ ई आ गया, है ना, कि डिवाइड बाई क्या आ गया, बेसिकली आपका 1 बाई एफ ई आ गया। तो यहाँ से 1 बाई डी की वैल्यू आ गई, 1 बाई यू की वैल्यू आ गई 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ। इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं 1 बाई यू की वैल्यू, तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू ये आ गई एफ नॉट इंटू 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई आ गया, है ना। तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर आ गया, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, बेसिकली आपके नियर पॉइंट की। तो और ट्यूब लेंथ इस केस में कितना हो जाएगा, ट्यूब लेंथ आपका हो जाएगा एफ नॉट प्लस यू की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दो, ये आपको हो जाएगा डी इंटू एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। भाई एफ नॉट तो फिक्स है ही, इस सब चीज में नोन है ना आपको, एफ नॉट एफ ई और डी तो नोन होगा, यू तो जस्ट हमने एक यूज किया हुआ है। तो ट्यूब लेंथ की वैल्यू के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, यहाँ से 1 बाई यू की वैल्यू पुट कर दे इसमें इस जगह पर, है ना। तो आपका तो ये तो आपका गया नियर पॉइंट। ऐसे हम आ जाते हैं फार पॉइंट पे। फार पॉइंट तो एकदम आसान है, वी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो यू की वैल्यू एफ ई हो जाएगी, भाई फोकस पे रखा होगा तभी तो इमेज इनफाइनाइट में बनेगा। तो इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो एफ नॉट बाई एफ ई हो जाएगा। ये मैग्नी, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है, जस्ट ये जो मेन फॉर्मूला हम पढ़ते हैं उसी को हम यूज करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला तो यही होता है, इसी के केसेस हम ले लेते हैं, है ना। ये इस केस में ट्यूब लेंथ लिख सकते हैं, इसमें ट्यूब लेंथ की वैल्यू इस केस में हो जाएगी एफ नॉट प्लस एफ ई, क्योंकि इस केस में यू की वैल्यू जो है एफ ई के इक्वल है।
तो ये थोड़ा सा डायग्राम बना लेना है और इसको इस तरह से सोच लेना है। ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है ना, ये आप लिख लो थोड़ा सा, है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स देते हैं उससे ज्यादा समझ में आएगा। हाँ ये तो बेटा एक आज ही खत्म हो जाएगा, आज ही का तो टॉपिक है। टुडे कंप्लीट हो गया, अब और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं इसके अलावा, है ना, यही तो है इसमें बस, और कुछ भी थोड़ी है इसमें। ठीक है, ये आपका क्या, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल शेयर करता हूँ, उसको आप ट्राई करो बेस्ड ऑन द कंपाउंड एंड सिंपल माइक्रोस्कोप, और उसके बाद पूरी मॉड्यूल आप सॉल्व कर लेना, है ना, यू कैन कंप्लीट द मॉड्यूल, है ना, पूरी मॉड्यूल आप सॉल्व कर लो। और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस में शेयर भी करूंगा आपसे आज, है ना, आज नहीं तो कल करूंगा। तो जो भी मैं क्वेश्चंस क्लास में नहीं करवा पाया ना, वो शेयर कर दूंगा, आप उसको ट्राई करके बाद में मेरे से आंसर मांग लेना। पहले ट्राई कर लो, फिर उसके बाद आंसर बता दूंगा मैं आपको, है ना। तो ये करना, वो क्वेश्चन जरूर से करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना क्लास में सारे करवाना पाना पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस। ओके, हाँ ये तो नहीं, आई मैं शेयर करता हूँ। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आ जाएगा, थोड़ा ट्रिकी होता है चीज ये, यानी ये इतनी आसान ऑप्टिक्स में नहीं माना जाता है, इसे थोड़ा सा मुश्किल होता है ये, इसको समझना।
बताओ क्या रहा है भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बड़े अजीब से क्वेश्चन थोड़े से होते भी हैं। हाँ, आपका आंसर सही है। सही भेज दिया आपने आंसर। ठीक है, काफी लोगों के ठीक आंसर आ रहे हैं। तो देखो, इसमें कुछ नहीं है बेटा, बस आपको रीड करना है कि ये है नॉर्मल एडजस्टमेंट। और है क्या चीज ये? टेलीस्कोप। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, इसने जो मैग्निफिकेशन वर्ड यूज किया हुआ है ना, एक्चुअली में ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है या मैग्नीफाइंग पावर है ना, कि मैग्निफिकेशन का मतलब ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है या मैग्नीफाइंग पावर है। और नॉर्मल एडजस्टमेंट 10 है, और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज द 1 पॉइंट है। तो आपको पता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है उसकी वैल्यू तो एफ नॉट बाई एफ ई होती है, और जो लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है वो एफ नॉट प्लस एफ ई होता है। बस ये आ गया। तो मैग्नीफाइंग पावर इसने बोला 10 है, मतलब एफ नॉट और एफ ई का रेशियो जो है वो 10 है। और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एफ नॉट प्लस एफ ई जो होगा वो 1.1 है। तो इससे एफ नॉट और एफ ई की वैल्यू आ जाएगी ना। इससे एफ नॉट और एफ ई कितना होगा वो हम निकाल लेंगे कितना होगा, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एफ नॉट एंड एफ ई। अभी बोल रहे हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट ए हाफ डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। तो आप डिस्टिंक्ट विजन वाला ही फॉर्मूला लिख लो कि अगर इमेज डी पे फॉर्म होगा तो उस केस में इसके मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला ये होता है आपका एफ नॉट इंटू, मेरे ख्याल से 1 बाई, है ना, कि इस केस में जो फॉर्मूला हम लिखते हैं एफ नॉट इंटू 1/एफ ई प्लस 1/डी हो जाता है। लेकिन अब ये डी नहीं लेना है, क्योंकि फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो डी/2 पे फॉर्म हो रहा है। डी/2 ले लो। तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, वैल्यूज आप पुट कर लो सारी, आपका आंसर आ जाएगा। चेक करो कौन सा मैच कर रहा है इससे। आप देखो ना, वैसे तो कोई केस ऐसा होता नहीं है कि डी/2 पे बन जाए, है ना, क्योंकि डी/2 पे बनेगा फिर फायदा क्या होगा आपको, वो तो ब्लड दिखेगा। इसने बोल दिया तो डी/2 पे बना लो। तो फॉर्मूले में डी की जगह पे आप डी/2 ही तो पुट कर दोगे, बाकी सब तो सेम ही है। तो पहले दो कंडीशन से एफ नॉट और एफ ई की वैल्यू आ जाएगी। टी तो 25 पता ही होता है आपको, उससे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इससे हम कर सकते हैं सर।
है ना। तो इससे मेरे ख्याल से 18 आ रहा है, सी ऑप्शन एक बार चेक कर लो, सी आंसर आ रहा है। इसको सब वैल्यूज पुट करेंगे ना तो 18 आपका, है ना, कि मैग्नीफाइंग पावर 18 हो जाएगी। वो तो होता ही है कि डी पे जब बनता है मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट से ज्यादा ही होती है ना। लेकिन ये तो डी/2 पे बना रहा तो और ज्यादा होगी, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर इस केस में। तो ये जो मैग्निफिकेशन है ना, ये केयरफुल लेना थोड़ा सा। टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन का कोई दूसरा मतलब होता ही नहीं है, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, या यही हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन एक ही जगह पे वर्ड यूज होता है, वो होता है बेसिकली आपके माइक्रोस्कोप कंपाउंड में, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स, जो V/U लेते हैं इसमें। अदरवाइज तो कहीं यूज नहीं हुआ, हर जगह पे एंगुलर मैग्निफिकेशन है। तो ये आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़े से इसी में, इसमें मास्टरी आनी थोड़ी सी मुश्किल है ना, थोड़ा टाइम लगता है इसको करने में, लेकिन आ जाता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, कैलकुलेशन के बाद 10.08 आ रहा है। अच्छा, यस सर, मेरे साथ भी ऐसे ही ऐसे ही आ रहा है, पता नहीं यार 10.08 आ रहा है, मतलब प्रोसीजर तो हम सही अप्लाई कर रहे हैं। सर 18 आ रहा है मेरा तो। आपका 18 आ रहा है, सर एग्जैक्ट 18 आ रहा कैलकुलेशन अप्लाई किया है या कुछ डिफरेंट यूज किया आपने? है। नहीं सर, इसमें क्या है, एफ नॉट हमारा 100 सेंटीमीटर और एफ ई 10 सेंटीमीटर, तो वैल्यू डाल के आ गया। अच्छा, एफ नॉट आपका 100 आ गया, और एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो निकालो मैग्नीफाइंग पावर यार। तो एफ नॉट आपका हो गया, यहाँ पे एफ नॉट बाई एफ ई लिख लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसे। एफ नॉट बाई एफ ई आ गया, प्लस 2 एफ नॉट बाई डी आ गया, ठीक हो जाएगा। तो इससे एफ नॉट बाई एफ ई की वैल्यू तो पहले ही दे रखी है आपको, 10 है, ये 10 पुट कर देंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ एफ नॉट की वैल्यू ये बता रहे हैं 10 है, बाई डी की वैल्यू आपकी जो है वो 25 है। एफ नॉट 100 आ रहा है। एफ नॉट सर 100। मेरे। हाँ, एफ नॉट कितना आ रहा एफ है? नॉट 100 सेंटीमीटर था ना, वो एफ ही है 10 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा, एफ नॉट 100, सही बात। तो 18 ही तो आ रहा है यार, क्या कर रहे हो? 18 सही तो है, वो आपने कुछ मीटर सेंटीमीटर में घपला कर दिया होगा, इसलिए गड़बड़ आ रही हाँ सर, मेरे एफ ही 100 सेंटीमीटर आ रहा था और एफ नॉट 1 मीटर आ रहा था। है। हाँ, तो वो सबको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा ना, अगर आप डी सेंटीमीटर में ले रहे हो तो। हाँ सर, सबको एक ही यूनिट में लिया था। हाँ, लेकिन आ तो रहा है, यहाँ देखो सामने तो रखा हुआ है कैलकुलेशन, 18 ही तो आ रहा है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ नॉट 100 आ रहा है, एफ ई 10 आ रहा है, वो तो होता ही है, टेलीस्कोप का एफ नॉट ज्यादा होता है ना। तो मैंने तो वही तो यूज किया सारा कुछ, 18 आ रहा है, सही, 18 आंसर करेक्ट आंसर है। वैसे ही चीज ध्यान रखना है, क्या हम यस सर, हाँ आ गया। ये आ जाएगा आपके इस तरह से। तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। हाँ सर, वो मैंने गलती से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 की हाँ जगह। वही। चलो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर लेते हैं। क्या निकालना है वो देख लो, और क्या गिवन है, इससे ही सारा कुछ होगा।
इसमें प्रॉपर लगाना पड़ेगा आपको। तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर तो कोई वर्ड यूज किया ही नहीं है इसने, तो जस्ट एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हो गया। इसकी इमेज यहाँ बन रही है, इसकी इमेज यहाँ बन रही है, तो फाइनल इमेज कहाँ पे होगी? इसके लिए प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेना आप। इसमें ना इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक, उसमें एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एनसीईआरटी क्वेश्चन जो देख लेना आप, ऑफ द ट्रैक में एनसीईआरटी में ठीक होते हैं क्वेश्चन। चलो मैं आज क्वेश्चन काफी शेयर करूंगा आपसे, तो आज आपको होगी। चलो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि नॉट मच टाइम इज लेफ्ट, सो है ना। मैं आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, लेंस फॉर्मूला यूज करना है पहले आईपीएस के लिए। आईपीएस के लिए आप लेंस फॉर्मूला यूज कर लो। आईपीएस के लिए इसने बोला है कि फाइनल इमेज तो -25 पे बन रहा है, माइनस ऑफ यूई कितना होना चाहिए वो निकाल लेते हैं। कोई नहीं, साइन ही पुट कर लेते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे तो बाद में नहीं आएगा। और आईपीएस का फोकल लेंथ इसने बोला हुआ है 6.2, तो इससे यूई आ जाएगी, है ना। और जो लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है जो इसने बोला हुआ है सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब ही तो है। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होता है इस केस में? V plus U। होता है v प्लस यू। तो लेंथ ऑफ द 15 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है आपको, v नहीं पता है कि भाई ऑब्जेक्टिव की इमेज कहाँ बनेगी। यू ही आप यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दोगे तो इससे v आ जाएगा। फिर आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर लो। इसलिए यू ही तो पूछ रहा है कि भाई ऑब्जेक्टिव से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव के लिए हम यूज कर लेंगे, तो इसका जो v आएगा वो उसके लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क कर जाएगा, है ना। कि इसका v आ गया, आपका v की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे आप। इसको सॉल्व करके आपकी क्या आ जाएगी, इसकी आपकी v आ जाएगी। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो भी v आएगा आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। f0 तो आपको पता ही है, तो u की वैल्यू आ जाएगी कितनी होगी, वो आपसे पूछा गया। तो इसमें कहीं मैग्नीफाइंग पावर वर्ड यूज नहीं कर रहा है, बस वही है कि पहले की इमेज दूसरे के लिए एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, उसको हमने ले लिया। अब वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इसने लेंथ ऑफ द ट्यूब दे रखा है, तो भाई ऑब्जेक्टिव और उसके बीच का डिस्टेंस ही तो लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है, तो उससे कर सकते हैं, है ना। किससे आपका बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन सही आ जाएगा, तो उसको आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है नहीं। तो ये जस्ट हमने, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड दैट्स ऑल फॉर योर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स।
है ना। तो आपके पास अभी टाइम है ना, इस पूरे को कंप्लीट कर लो आप। तो आज या कल में आई विल शेयर फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसको जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि जो क्लास में मैं करवाता हूँ ना वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप के होते हैं। तो उसको मैं शेयर करूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। जब भी आप सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व मैसेज कर देना कि आंसर की दे दीजिए, तो आई विल सेंड द आंसर की, है ना। तो ये हम कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।